आतून सीरीज किस्त नंबर 102 बाय उर्दू क्लासिक। आतून मरगनी को साथ लेकर कारवां सिराय में आ गया। इसने थारोकस से मिलाया। बुर्दा फरोज थारोकस ने हसीनो जमील मरगनी को देखा तो इसकी नीयत में फतूर आ गया। सोचने लगा कि यह सी लड़की रूम में बड़े अच्छे दामों बिक सकती है। इसने दिल में फैसला कर लिया कि रूम पहुंचने के बाद वो इसे अगवा करके किसी दूसरे बुर्दा फरोज के हाथ फरोख्त करके खूब दौलत कमाएगा। आतून ने काफिला सलार के पास जाकर मरगनी के सफ़र के अखराजात अदा किए और मरगनी को उस ऊँट पर सवार कर दिया गया जो आतून के ऊँट के आगे आगे चल रहा था और जिसमें एक उधेड़ उम्र औरत भी सवार थी। काफिला मंजिलों पर मंजिलें तय करता सरगर्म सफ़र रहा। इस दौरान में मरगनी आतून के काफ़ी करीब आ गई। इसकी बातें इतनी मीठी और दिल पर असर कर देने वाली थी कि आतून मुतासिर हुए बगैर न रह सका। बुर्दा फरोज थारोकस भी पीछे ना रहा। इसने भी मरगनी पर अपनी इमारत का रोब जमाने का हर तरह से कोशिश की, मगर इसने महसूस किया कि मरगनी का झुकाव आतून की तरफ ज़्यादा था। वो ये सोचकर खामोश रहा कि इसे मरगनी से शादी थोड़ी करनी है, वो तो इसे आगे फरोख्त करने वाला है। काफिला सफ़र करते करते मुल्क के शाम में दाखिल हो चुका था। एक रोज़ दिन के वक्त जबकि सहरा में सख्त गर्मी पड़ रही थी, काफिला खजूरों के एक बाग में पड़ाव डाले हुए था। आतून और मरगनी दरख्तों की छाँव में एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे कि आतून को अपने करीब फिर वही परों की फरफराहट की आवाज़ सुनाई दी। इसने चौंक कर चारों तरफ देखा। मरगनी ने पूछा, क्या देख रहे हो आतून? आतून को धूप में चमकती सहराई फजा में कोई परिंदा दिखाई नहीं दिया था। इसने अपनी हैरत को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, यूं ही खजूर के दरख्तों को देख रहा था। कितनी ठंडी है इन दरख्तों की छाँव। लेकिन आतून की तजर्बाकार उकाबी नज़रों ने परों की फरफराहट की आवाज़ के साथ ही मरगनी के चेहरे पर एक साए की लहर सी गुजरती देख ली थी। वो मुतजस्सिस हुआ कि मरगनी पर आवाज़ का असर इस अंदाज में क्यों हुआ कि इसका चेहरा मुतहय्यर होने के बजाय पुरस्कार हो गया था। आतून फरफड़ाहट की असेबी आवाज़ और मरगनी की शख्सियत के दरमियान कोई राब्ता कायम न कर सका। मरगनी का भोला भाला मासूम चेहरा किसी आसेब के मुतहम्मिल होने से इनकार कर रहा था। वो सहरा में हद नज़र तक फैले धूप में तपते हुए टीनों की तरफ देख रही थी। फिर बड़े उदास लहजे में बोली, आतून, किसी वक्त मेरा दिल अपने गांव को याद करके एकदम उदास हो जाता है। फिर सोचती हूँ वहाँ मेरा कौन था। सभी दुश्मन हो गए थे और वो एक आह भरकर रह गई। आतून की आंखें दूर से राई टीलों पर जमी हुई थी जिस तरफ इसके अंदाजे के मुताबिक परों की पुरस्कार आवाज़ गई थी। सरे शाम काफिला कूच कर गया। रूम पहुंचकर काफिला जिस कारवां सिराय में उतरा वो दरिया के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में वाक़ था। थारोकस का मकान वहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। आतून और मरगनी को लेकर थारोकस अपने मकान पर आ गया। थारोकस ने यही ज़ाहिर किया था कि वो शहर में अजनास की सौदागरी करता है, चुनांचे वो दिन में कुछ देर के लिए चला जाता है। आतून को इस बात का सुराग लगाना था कि उछूत लड़की रोहनी को थारोकस ने किस अमीर के हाथ फरोख्त किया है। मरगनी की जिम्मेदारी भी आतून पर पड़ गई थी। आतून चाहता था कि इसे रूम में किसी अमीरजादी की हवेली में मुलाजिम रखवा दे। इसके लिए आतून ने थारोकस से बात की तो वो खुश होकर बोला, ये कौन सी बात है? मैं मरगनी को एक ऐसी नवाबजादी के महल में भिजवा दूंगा जहाँ वो नवाबजादी की कुनी से ख़ास बनकर ठाठ से ज़िंदगी बसर करेगी, मगर ये नवाबजादी जज़ीरा कब्रस में रहती है। मरगनी तो वहाँ जाने को तैयार थी, मगर आतून को थारोकस की नीयत पर शक था। आतून जानता था कि थारोकस मरगनी को किसी दूसरे शहर ले जाकर फ़रोख्त कर देगा। चुनांचे इसकी यही कोशिश थी कि मरगनी रूम में ही किसी अमीरजादी के यहाँ रहे ताकि वो इसकी खबरगिरी कर सके। लेकिन थारोकस भी बड़ा काया था। इसने हालात का कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि जिसकी रोह से मरगनी को रूम शहर की किसी अमीरजादी के यहाँ काम नहीं मिल सकता था। मरगनी ने इसरार किया था कि वो थारोकस के साथ जिज़ा कब्रस इस सूरत में जाएगी कि आतून भी इसके साथ चले। आतून राज़ी हो गया। थारोकस से अपना खेल बिगड़ते देखा तो फ़ौरन एक मंसूबा इसके अय्यार जहन में आ गया। इसने इसी रोज़ अपने एक रतबान दोस्त क्लामिक से बात की। क्लामिक का भी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक़ था और थारोकस के साथ मिलकर मिस्र और शाम से कई लड़कियों को अगवा करके फ़रोख्त कर चुका था। तय ये हुआ कि क्लामिक्स आधी रात को थारोकस के मकान से मरगनी को अगवा करके इस एक्रोपोलिस की तारीखी इमारत के पास एक गार में छुपा देगा और फिर मौका पाकर थारोकस और क्लामिक्स दोनों मरगनी को किसी दूसरे शहर ले जाकर फ़रोख्त कर देंगे। इधर आतून ने मरगनी के साथ कब्रस जाने का इरादा कर लिया। इसने यही सोचा कि मरगनी को कब्रुस में अमीरजादी के यहाँ ले जाकर वो अपनी तसल्ली करेगा और फिर वापस थारोकस के पास आकर रोहनी का खोज लगाने की कोशिश करेगा। एक रात आतून मकान के सेर में एक तरफ चबूतरे पर कालीन बिछाए दराज था। मौसम खुशगवार था।
आसमान पर चांद निकला हुआ था और खून की हवा चल रही थी। थारोकस किसी काम से बाहर गया हुआ था। मरगनी बरामदे वाले अपने कमरे में सो रही थी कि आतून ने सेन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वो जाग रहा था। इसने लेटे लेटे आंखें खोल के देखा। थारोकस दबे पांव चलता अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे के पास रुका और पीछे पलटकर किसी को चुप रहने का इशारा किया। आतून का माथा ठनका। दाल में कुछ काला था। थारोकस ने दबे पांव चलता आतून के करीब आया। आतून ने जानबूझकर आंखें मूंद ली और हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। इसने ये जाहिर किया कि वो गहरी नींद सो रहा है। थारोकस ने झुककर आतून को देखा। जब इसे यकीन हो गया कि वो सो रहा है तो इसी तरह दबे पांव वापस दरवाजे की तरफ गया। बाहर खड़े रतबान दोस्त क्लामिक्स से सरगोशी में कोई बात की और अपने कमरे की तरफ तेज कदम उठाता चला गया। आतून समझ गया कि वो किसी खतरनाक मंसूबे पर अमल करने वाला है। सेन का दरवाज़ा खुला और क्लामिक्स सिया लिबादा जिस्म के गिर लपेटे बड़ी एहतियात से कदम उठाता आंगन के बागीचे में दाखिल हुआ और सीधा मरगनी के कमरे की तरफ बढ़ा। मकान के दरो दीवार गहरे सन्नाटे में लिपटे हुए थे। क्लामिक्स आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर मरगनी के कमरे में दाखिल हो गया। वो मरगनी को अगवा करने आया था। इस ख्याल के आते आतून चबूतरे पर से उठा और फूंक फूंक कर कदम रखता मरगनी के कमरे के करीब आ गया। इसे अंदर से ऐसी आवाज़ें जैसे किसी करीबुल मर्ग आदमी का सांस धोखी की तरह चल रहा है। मरगनी के कमरे में चिराग की लो मध्यम थी। आतून ने दरवाजे की दर्ज में से अंदर झांक कर देखा। वो धक से रह गया। इसने देखा कि कमरे में मरगनी अपने पलंग पर आलती पालती मारे बैठी है और एक ऐसा सियाफाम देव पैकर इंसान के जिसकी गर्दन से नीचे का धड़ इंसान का है और गर्दन से ऊपर हाथी का सर लगा है अपनी लंबी सूट में क्लामिक्स को जकड़े खड़ा है। इस अजीबुल खलकत इंसान के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में खमदार चमकीला खंजर पकड़ा है। क्लामिक्स की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी और इसका सांस धूंकी की तरह चल रहा था। देव पैकर इंसान ने अपनी सूंड में जकड़े हुए क्लामिक्स को फर्श से 10-15 फीट ऊपर उठाया और मरगनी से कहा, मरगनी, इसने तेरा अपमान किया है। ये बुरी नीयत से तेरे भवन में आया था। इसके साथ क्या सलूक हो। मरगनी ने एक हाथ फजा में बुलंद किया और सरनोरी से बोली, इस मुल्क में एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ है। इस मरीज को ले जाकर इस ज्वालामुखी के अंदर खोलते हुए लावे में फेंक दो। अजीब इंसान खुर्राया, ऐसा ही होगा मरगनी, परंतु तुम जानते तुम्हें आगे क्या करना है। यमराज की भी यही इच्छा है। मरगनी ने सर हिलाया। इसके साथ ही हाथी की सूंड वाला अजीबुल खलकत इंसान क्लामिक्स समेत गायब हो गया। आतून ने चश्मे हैरत से ये सारा मंजर देखा। मरगनी पलंग पर दराज हो गई। फिर इसने वहीं बड़े बड़े फूंक मारी और 10 कदम के फासले पर ताक में चिराग बुझ गया। आतून जल्दी से दरवाजे से पीछे हट गया। इसका ज़हन माफूकुल फितरत तस्वुरात में उलझा हुआ था। वो तेज़ तेज़ मगर बेआवाज़ कदमों से चलता चबूतरे पर आकर लेट गया। इसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, ये मरगनी असल में कौन है और किसी ख़ास मिशन पर यहाँ आई है। क्या ये कोई जादूगरनी है। इसका ताल्लुक यमराज से है जो मौत का देवता है। हाथी की सूंड वाला इंसान कौन है। क्या ये गणेश गणपति का कोई मनफी रूप है। आतून किसी इत्मीनान बख्श नतीजे पर ना पहुँच सका। इतने में इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आतून ने गोशा चश्म से धुंधली चांदनी में देखा कि थारोकस बरामदे में मरगनी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और अधखुले दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसने आहिस्ता से एक पट खोला और अंदर झांक कर देखा। फिर इसने जल्दी से गर्दन बाहर निकाल ली। जाहिर है वो मरगनी को अपने पलंग पर सोया हुआ देखकर परेशान हो गया था। इसे अपना साथी क्लामिक्स भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान कुन उधेड़बुन में मुब्तला दबे पांव आंगन की दीवार वाले दरवाजे की तरफ गया। फिर बाहर निकल कर देखा। फिर वापस अंदर आया। वो शदीद उलझन में था। इसकी उलझन को आतून खूब जानता था, मगर वो खामोश लेटा सारा खेल देखता रहा। थारोकस अपने कमरे में चला गया। इसके बाद वहाँ होलनाक सन्नाटा छा गया। रात गुजरती चली गई। आतून जाग रहा था। इसे फिर वही परों की पुरस्कार फरफराहट सुनाई दी। ये आवाज़ एक बार फिर बिल्कुल इसके करीब से होकर आगे निकल गई। आतून सांस रोके वहीं पड़ा रहा। सूरत हाल मज़ीद पुरस्कार और पेचीदा होती जा रही थी। चाँद मगरिब की तरफ उतर गया। फिर मशरिक़ की जानिब से सुबह की नीली रोशनी के धारे आसमान पर बह निकले और सितारा सुबह मांद पड़ता चला गया। दिन चढ़ा तो आतून ने देखा कि थारोकस तैयार होकर बरामदे में टहल रहा था। आतून को बेदार होते देखकर इसके पास आया और अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, मेरे दोस्त, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। असल में एक ताजिर मिस्र से आया हुआ है, इससे मिलना ज़रूरी है। ये कहकर थारोकस जवाब का इंतज़ार किए बगैर सेन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। आतून खूब जानता था कि वो कहाँ जा रहा है।
वो अपने इस जराइम पेशा साथी कलामिस के पास जा रहा था, जो इस वक्त आतिश फिशा पहाड़ की तह में खोलते लावे के साथ खुद भी लावा बना खोल रहा था। आतून फिर मरगनी के बारे में गौर करने लगा। वो कौन है और इसके साथ यहाँ क्यों आई है? कैसे शेर पर हमला करके आतून की जान बचाने का महज ढोंग रचाया था? अगर ये बात ठीक है तो फिर ये ढोंग इसने किस लिए रचाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मरगनी आतून पर अपनी हमदर्द वफा शायरी को अक्स डालकर इससे कोई ऐसा काम निकलवाना चाहती है जो इसे यमराज के दूत हाथी के सर वाले इंसान ने तफवीज़ किया है। ये कुलझा वो मुअम्मा था जिसका हल बज़ाहिर आतून को नज़र नहीं आ रहा था। मरगनी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अपने लंबे स्याह बालों का जूड़ा बनाती बाहर आई। इसने मुस्कुराकर आतून को देखकर बोली, आतून, इस मुल्क का मौसम हमारे देश से किस कदर मिलता है। मुझे ये मुल्क बहुत पसंद आया है। आतून अपनी किसी भी हरकत से मरगनी पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि इसे इसकी मावरायत का इल्म हो चुका है। इसने मामूल के मुताबिक सुबह की तारीफ कर कहा, हाँ मरगनी, यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है, मगर तुम तो अब जजीरा कब्रुस जा रही हो। सुना है वहाँ का मौसम बड़ा मरतूब है, क्या वहाँ तुम्हारा जी लग जाएगा? मरगनी चबूतरे पर आकर आतून के करीब कलीन पर बैठ गई। तुम जो मेरे साथ रहोगे फिर भला मेरा दिल कैसे नहीं लगेगा? आतून ने कहा, लेकिन मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं खुद जड़ी बूटियों का ताजिर हूँ, सियाहत करता एक रोज़ यहाँ से भी चला जाऊँगा। मरगनी ने उल्फत भरी निगाह आतून पर डाली। इसका हाथ थाम कर बोली, तुम मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं रखते आतून? मैं तुम्हारी बड़ी खिदमत करूँगी, तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। आतून ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया। मरगनी, मैं एक आज़ाद मंश इंसान हूँ और फिर मेरे सफ़र पुरखतर होते हैं। तुम कहाँ मेरे साथ साथ मारी मारी फिरोगी? मरगनी हंसने लगी। इसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। कोई बात नहीं, तुम कब्रुस में कुछ रोज़ मेरे साथ रहोगे, वादा करो। आतून बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ रोज़ ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो इधर उधर देखकर बोली, तुम्हारा दोस्त थारोकस कहाँ है? क्या अभी तक सो रहा है? आतून ने कहा, वो अभी भी किसी काम से गया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। सुबह सुबह से कौन सा काम पड़ गया? मरगनी ने दरख्तों की तरफ देखकर कहा। आतून उठकर हौज के पास आ गया। कोई काम पड़ गया होगा कि तुम मुँह हाथ नहीं धोगी। थारोकस के नौकर नाश्ता तैयार कर चुके होंगे। मरगनी उठकर बाग की तरफ जाते हुए बोली, मैं पिछवाड़े वाले हौज में जाकर स्नान करूंगी। जब वो चली गई तो आतून ने हौज पर मुँह हाथ धोया। फिर जाने क्यों उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मरगनी को हौज में गुस्ल करते देखे। हालांकि इससे पहले इसके दिल में कभी ऐसी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी। आतून हौज से उठकर मकान की मगरबी दीवार के साथ चला। अपालू के संगे मरमर के बड़े मुजस्मे के पीछे आकर छुपकर मकान के अकबी बाग में बने हुए हौज की तरफ देखने लगा। एकदम से इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने देखा कि मरगनी के कपड़े हौज के किनारे पड़े थे और हौज में एक छोटे कद का बच्चा हाथी नहा रहा था। आतून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी वो मुजस्मे के पीछे छुपा टिकटिकी बांधे ये मुहय्यरुल अकूल मंजर देखता रहा। नहाने के बाद हाथी का बच्चा हौज से निकलकर बाहर आ गया। जो ही वो हौज से बाहर आया, इसने मरगनी की शक्ल इख्तियार कर ली। आतून ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और झुका झुका चलता वापस सेन वाले चबूतरे पर आकर बैठ गया। अब इसे हतमी तौर पर यकीन हो चुका था कि औरत मरगनी कोई मफूकुल फितरत हस्ती है और किसी इंतहाई अहम मिशन पर वहाँ आई है, और यह कोई ऐसा पुरस्कार मिशन है जो आतून के साथ रहकर ही वो पूरा कर सकती है। आंगन की दीवार वाला दरवाज़ा खुला और थारोकस अंदर आ गया। वो शक्ल से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। आतून ने सीधा सवाल कर दिया, थारोकस खैरियत तो है? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? थारोकस अपनी परेशानी को नहीं छुपा सका। बोला, आतून भाई क्या बताऊं, मैंने कुछ अजनास मिस्र रवाना की थी। डाकू ने रास्ते में काफिले को लूट लिया। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। थारोकस का जो नुकसान हुआ था इसे आतून अच्छी तरह समझता था। इसने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान दोस्त, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। थारोकस ने आतून के कंधे पर हाथ रखकर एहसानमंदी के एहसास से दबाया और कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे इस एहसास से हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, सौदागरी में नफ़ा नुकसान तो होता ही रहता है। हाँ, मरगनी अभी तक नहीं उठी। आतून ने इशारा करते हुए कहा, वो पिछवाड़े के हौज में नहाने गई है। थोड़ी देर बाद अपने बालों को साड़ी के पल्लू से झाड़ती मरगनी भी आ गई। थारोकस भाई, तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? आतून की आंखें थारोकस के चेहरे पर मरकूज थी। अगरचे थारोकस एक अय्यार शख्स था, इसके बावजूद एक लम्हे के लिए मरगनी को अपने सामने देख इसका चेहरा साकित हो गया। फिर फौरन गर्दन झटक कर ज़रा सा हंसा और बोला, भाई तुम भी बड़ी खुशकिस्मत हो मरगनी, अब तुम्हें इतनी दूर जजीरे पर नहीं जाना होगा। मुझे पता चला है कि वो नवाबजादी अब मकदूनिया में आ गई है, वह इसने एक शानदार महल खरीद लिया है। आतून समझ गया था कि थारोकस के जहन में मरगनी को अगवा करने का एक नया मनसूबा तैयार हो चुका था।
थारोकस को ये तो कभी भी इल्म नहीं हो सका था कि इसका साथी क्लामिक्स मरगनी के यमदूत के हाथों अलमनाक मौत का शिकार हो चुका है। वो यही समझ रहा था कि क्लामिक्स ने इससे दगा किया और मरगनी को अगवा करने के बजाय इसे बताए बगैर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल गया है। हो सकता है इसने हिम्मत हार दी हो और मरगनी को अगवा करने के ख्याल से दस्तबरदार हो गया हो। थारोकस यही सोच सकता था। मरगनी ने आतून की तरफ देखा और खुश होकर बोली, क्या मकदूनिया यहाँ कहीं करीबी है थारोकस? आतून ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है। यही तो अच्छी बात है थारोकस। ये कहकर बागीचे में पीछे कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया। इसने नौकरों को आवाज़ दी तो नौकर नाश्ते के तश्त लेकर आ गए। आतून, मरगनी और थारोकस बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते पर थारोकस ने मरगनी और आतून को तफसील से बताया कि कब्रसी नवाबजादी की सेहत जजीरे की आबो हवा में ख़राब रहने लगी थी। चुनांचे इसने जजीरे का महल फ़रोख्त करके मकदूनिया में एक खूबसूरत महल ख़रीद लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ मकदूनिया की जानिब रवाना हो जाओ, क्योंकि 10-15 रोज़ के बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में बगदाद जाना पड़ रहा है। क्या तुम तैयार हो? मरगनी ने आतून की तरफ देखा। थारोकस बोला, अरे भाई, आतून को तुम अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो? आतून ने भी यहाँ अपना कारोबार जमाना है, इसे यहीं रहने दो। मकदूनिया में तुम्हें अजनबियत महसूस नहीं होगी। वहाँ मेरी 2 छोटी बहनें भी रहती हैं। मैं तुम्हारा उनसे तारुफ करवा दूंगा। तुम्हारा जी वहाँ बहला रहेगा। आतून भी यही चाहता था कि मरगनी इससे अब दूर ही रहे तो बेहतर है। चुनांचे इसने भी थारोकस के ख्यालात और तजावीज़ की तायद की। मरगनी ने एक अजीब सी चमकीली निगाह आतून के चेहरे पर डाली। अपने अंदर माफूकुल फितर ताकत रखने वाले आतून को यह निगाह अपने दिल की गहराई में उतरती महसूस हुई। मरगनी की आंखों में एक मावरे कशिश आ गई थी। इसने मुतबस्सिम होंठों के साथ कहा, अगर आतून भाई भी ही चाहता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। थारोकस खुशी से झूम उठा। फ़ौरन एक नारंगी छीलकर मरगनी को दी और कहा, आतून भाई भी तुम्हारा हमदर्द है और हम दोनों महीने में एक आध बार तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। मकदूनिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। लो ये नारंगी खाओ, ऐसी नारंगी तुम्हें मकदूनिया में भी मिलती रहेंगी। थारोकस कहका लगाकर हंस पड़ा। आतून चम्मच से दलिया खा रहा था। मरगनी की गर्म नज़रों का असर इसे अपने चेहरे पर बाकायदा महसूस हो रहा था, क्योंकि मरगनी गोशा चश्म से आतून की तरफ तक रही थी। कुछ भी हो, आतून को इस बात से यक गोना इत्मीनान हुआ कि मरगनी इससे दूर हो जाएगी और वो रूह में रोहनी का खोज लगा सकेगा। अगरचे दिल में धड़का ज़रूर लगा था कि मरगनी की गैरमर्जी कूतों की मालिक है और इसे हाथी के सर वाले यमदूत की इमदाद भी हासिल है, जो इंसान को खड़े खड़े चश्मे ज़दन में गायब कर देता है। इसके बावजूद आतून मरगनी के मकदूनिया जाने के तस्वुर से खुश था, बल्कि इसी लम्हे इसने दिल में ये फैसला भी कर लिया था कि मरगनी को रुखसत करने के बाद वो रूम शहर की आबादी को छोड़कर पहाड़ी वादियों में चला जाएगा और वहाँ रहकर रोहनी को दोबारा हासिल करने के बाद इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो जाएगा। मरगनी क्या सोच रही थी, इसका सिवाय मरगनी और इसके यमदूत साथी के तीसरे किसी जीरू को इल्म नहीं था। आतून को यह भी बखूबी इल्म था कि थारोकस मरगनी को मकदूनिया में किसी नवाबजादी या अमीरजादी के यहाँ फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आतून ने मरगनी के कमरे में जो खूनी खेल देखा था, इसके बाद तो वो हर हालत में मरगनी से छुटकारा हासिल करना चाहता था। इतना ज़रूर था कि आतून ने अपनी तरफ से इस बात का बेहद ख्याल रखा था कि मरगनी पर इसके दिल के तासुरात का शायबा तक भी ना पड़े। चुनांचे एक रोज़ मरगनी थारोकस के साथ एक रथ में सवार होकर मकदूनिया शहर की तरफ रवाना हो गई। चलते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। भीगी आवाज़ में इसने आतून से कहा, आतून, मुझे भुला तो नहीं दोगे ना? मुझे मिलने ज़रूर आना, मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। आतून ने बादल खास्ता इसे तसल्ली दी थी कि वो हर माह इसे मिलने आता रहेगा। जब मरगनी का रथ रवाना हुआ तो आतून ने फ़ज़ा में फिर वही परों की पुरस्कार फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनी। इसने चौंक कर फ़ज़ा में देखा। फ़ज़ा में कुछ भी नहीं था। रूम के गहरे नीले आसमान पर दिन की रोशनी चमक रही थी। मरगनी का रथ बलूत के दरख्तों का एक मोड़ घूमकर आतून की नज़रों से ओझल हो गया। आतून ने खुदा का शुक्र अदा करके एक गहरी सांस ली और थारोकस के मकान में आकर बरामदे में पड़े संगे मरमर के दीवान पर नींदराज हो गया। नौकर इसके लिए गर्म कहवा बना लाया। आतून की सारी तवज्जो अब रोहनी की बाज़याफ्त की तरफ लगी थी। इसने थारोकस की बजाय अपनी तफ्तीश थारोकस के नौकरों से शुरू करने का फैसला किया था। थारोकस के यहाँ 4 नौकर काम करते थे। एक बावर्ची था जो मुल्क शाम का रहने वाला था और यूनानी और शामी दोनों ज़ुबानें बड़ी रवानी से बोल लेता था। थारोकस के घर में सिवाय आतून के दूसरा कोई नहीं था जो इस नौकर से शामी ज़ुबान में बात कर सकता। चुनांचे नौकर, जिसका नाम कलदान था, आतून से बहुत खुश था कि वो इसके वतन की ज़ुबान में इससे बात करता है।
इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए आतून ने कल्दान की तरफ एक छोटा सा जाल फेंका, जिसमें वो सीधा साधा शामी बहुत जल्द फंस गया। आतून ने इधर उधर की बातों के बाद कल्दान को एतबार में लेते हुए कहा, भाई एक एतबार से मेरे हमवतन भी हो, क्योंकि मैंने शाम में ज़िंदगी के 10 साल बसर की हैं, यही वजह कि मैं शामी ज़ुबान मादरी ज़ुबान की तरह बोल सकता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में।